हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपनी विज्ञान की क्लास कुछ नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। और आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी और आपको समझ में आई है कि नहीं। जैसे कि आप जानते हैं कि विज्ञान को हम 3 पार्ट में बांटते हैं। फिजिक्स में, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में, और हमारा जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट में हम बांटते हैं। भौतिक विज्ञान से लेके रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में, तीनों पार्ट में बांट के हम पूरी विज्ञान को पढ़ते हैं। पहले भी मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, बोर्ड पे पढ़ाया था। अब मैं बोर्ड की तरह ही कुछ इस तरीके से आपको पेपर पेन की तरह आपको लगेगा, और मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे पढ़ा रही हूँ। आपको कैसी लगी आज की क्लास? अच्छे से सब मैं कोशिश करूंगी कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। हमारी कंटिन्यूअस ये क्लास चलेंगी एक के बाद एक, जिससे क्या है, आपको पहले की क्लासेस और इस क्लासेस में भी आपको पढ़ोगे और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे अब की बार, ताकि जो पेपर आने वाला है श्रेष्ठा योजना का 24 मार्च को, सॉरी 24 मई को पेपर है, वो उस पेपर को आप अच्छे से दे सकें। ऑल इंडिया रैंकिंग आपकी अच्छे से बन सके। साइंस के जितने क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन लगभग, वो आप उनको क्या कर सके, कवर कर सके, उतनी मेरी कोशिश रहेगी। अगर कोई डाउट और कोई टॉपिक कोई रह जाता है तो बच्चों प्लीज उसे जरूर पूछ लेना। और आप जानते, तीनों पार्ट्स जो बांटे थे वो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स और जो हमारा बॉटनी, वो सॉरी, हाँ, ये जो आपका ये जो बायोलॉजी वाला जो पार्ट था, तीनों उसके पार्ट्स कौन कौन से चैप्टर्स थे वो सारे आपको पहले से पता है। अगर नहीं पता है तो आप पुराने उसमें देख सकते हैं, मैं यहाँ पे वो नहीं बता रही। एक के बाद एक चैप्टर्स के नाम भी डलते जाएंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और टॉपिक वाइज उसमें रहेंगे। तो आप कोई सी भी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप पहली वाली वीडियोस देखना चाह रहे हैं वो भी देख सकते हैं। आप नई वीडियो में कंटिन्यू करना चाहते हैं अपने पूरे सिलेबस को, तो आप आज से स्टार्टिंग कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ बच्चों, वो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से स्टार्ट कर रही हूँ। और रसायन विज्ञान में मैं अपना टॉपिक जो फर्स्ट लेने वाली हूँ वो लेने वाली हूँ एटम यानी परमाणु से। हम परमाणु की संरचना पूरा पढ़ेंगे, हम पदार्थ के बारे में पूरा पढ़ेंगे, हम अम्ल क्षार से लेके पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और जैसा मैंने बताया कि हम थोड़ा सा इसमें हाई लेवल को लेके चलेंगे। कोशिश मैं करूंगी कि 11 12 का भी टचअप दूं, पर लेकिन 11 12 का टचअप थोड़ा कम दूंगी, क्योंकि हम तैयारी जो कर रहे हैं वो 9th लेवल के हिसाब से कर रहे हैं। श्रेष्ठा योजना में 9th में प्रवेश करने के लिए तो 10th लेवल का पूरा, आपको 10th लेवल पूरा दिखाई देगा, एनसीईआरटी पैटर्न पर पूरा रहेगा। और यहाँ पे एनसीईआरटी के अलावा और हम डीपली इसमें कोशिश करेंगे जानने की। अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है या ये भी चीज समझाई जाए तो आप कमेंट में छोड़ सकते हैं, शायद मैं उसको रीड करके आपको नेक्स्ट टाइम पर उसका जवाब दे दूंगी। तो एटम के बारे में स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ वस्तु। देखो बच्चों, हमारे घर में आसपास जो हम देखते हैं सभी वस्तुएं होती हैं। जैसे कि अगर मेरे हाथ में अगर आपको दिखाई दे रहा है पेन, तो ये भी वस्तु है। अगर मेरे यहाँ पे फोन है तो ये भी एक वस्तु है। तो वस्तु सब होती है, पंखा से लेके, जैसे मैं यहाँ पे बना दूं पंखा, आपके पंखे चल रहे हैं, या पेन है, ठीक है, इस तरीके से। तो पेन, मोमबत्ती, जो भी बुक्स हैं, किताबें, ये सभी वस्तु है। आ एक्चुअली में मैं बोलूं तो आप स्वयं भी क्या है, वस्तु है। तो वस्तु है, तो वस्तु किससे मिलकर बनी होती है? पदार्थ से। यानी मैं आपको कहना चाह रही हूं कि अगर जो परिभाषा मैं इस पदार्थ की दूंगी वही परिभाषा वस्तु की होगी।
यानी जो परिभाषा पदार्थ की होगी वो ही वस्तु की होगी। और पदार्थ की परिभाषा समझने से पहले हम इसमें देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए, तो पदार्थ क्या है, पहले पदार्थ को समझें तो वस्तु भी आपको समझ में आ जाएगी कि पदार्थ से मिलकर वस्तु बनी होती है। तो पदार्थ की परिभाषा में हम देखेंगे, जो पदार्थ यानी हमारा जो मटेरियल होता है वो क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये पदार्थ जो होता है वो स्थान घेरता है। पहला पॉइंट जो होता है स्थान घेरता है। अगर मैं यहाँ पे आपका इस तरीके से हाथ, अब हाथ लीजिए, या आप भी अगर कहीं बैठे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, स्थान घेर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए, मैं अगर कोई पेन इस तरीके से लूं, इस तरीके से, पेन नहीं, आप कोई भी संरचना समझ सकते हैं, पेंसिल की समझिए या कोई भी संरचना आपको समझ में आ रही है, चित्र में इतना अच्छा बन नहीं रहा, तो आप अगर इसको देखें तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्थान घेर रहा है, यहाँ तक, यहाँ से क्या है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी, यहाँ तक क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है, ये इसका स्थान पूरा घेर रहा है। और ये स्थान घेर रहा है, यानी प्रत्येक जो वस्तु होती है वो क्या करती है, स्थान घेरती है ये। और फिर साथ ही साथ पदार्थ में भार होता है, यानी पदार्थ में द्रव्यमान होता है। हर वस्तु में, प्रत्येक जो वस्तु है वो भार होती है, वजन होता है, उसमें द्रव्यमान उपस्थित होता है। तो चाहे वो आपके धूल का छोटा सा कण हो, चाहे वो कोई बड़ी वस्तु हो, चाहे वो आपकी कोई भी वस्तु ले सकते हैं आप, तिनका हो या कोई बड़ी कोई भी चीज या बड़ा जहाज हो पूरा, तो वो सभी क्या है, उनमें भार होता है अलग अलग प्रकार का, चाहे थोड़ा सा ही हो, बिल्कुल हल्का ही हो, कम हो, नगण्य के बराबर थोड़ा सा ही हो, तो उसमें भी क्या होता है, भार होता है। अगर हम बात करें कि हवा, क्या हवा में भार होता है, तो बिल्कुल हवा में भी भार होता है। तो हवा भी क्या हो गई, हमारी एक प्रकार की वस्तु हो गई, वो भी पदार्थ से यानी कि गैसेस से मिलकर बनी होती है, और वो भी स्थान घेरती है। पहली बात ये याद रखना, जो हवा की बात की जाए हम यहाँ पे, तो हवा की बात करें तो बच्चों हवा भी क्या करती है, स्थान घेरती है। फिर दूसरी बात, वो उसमें भार होता है, क्या होता है, भार। तो ये इसीलिए यहाँ पे आप समझेंगे यहाँ पे कि हवा क्या कर रही है, हवा भी एक तरीके से पदार्थ। तो इसमें आप आगे देखें, पदार्थ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पदार्थ के आपके बारे में बताया, तो पदार्थ की अगर हम देखें कि पदार्थ हमें किस किस रूप में मिलता है, तो पदार्थ हमें मुख्यतः बच्चों तीन अवस्था में मिलता है। पदार्थ हमें तीन अवस्था में मिलता है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। कितनी अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। अगर बच्चों, अगर आप बड़ी क्लासेस में देखेंगे तो ये बड़ी क्लासेस में आप यहाँ पे एक और अवस्था पढ़ेंगे, एक और अवस्था जिसमें, तो ठोस, द्रव, गैस तो हम तक जो पढ़ रहे हैं उसमें है, पर लेकिन हम इसके अलावा एक और अवस्था देखेंगे जिसे कोलाइडी अवस्था कहते हैं, सॉल्यूशन वाली, विलियन वाली, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी। पहले आप इसको समझिए, जैसे ठोस, द्रव, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है। ठीक है, तो ये गैसेस की अवस्था है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें ये जो सॉलिड है इसको अगर मैं स्मॉल एस से दर्शा दूं, और ये द्रव है इसको एल से दर्शा दूं, और इसको गैस से जी से दर्शा दूं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा, सॉरी, तो यहाँ पे जो देखेंगे हम कि जो ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके आप अपने आसपास देखते होंगे कि ठोस वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। आपके टेबल, कुर्सी, पंखा, लकड़ी का बना कोई सामान या कुछ भी, ये जो ठोस है। और ठोस द्रव में आप पानी, तेल, इस तरीके से
पदार्थ देखते होंगे वो क्या है, द्रव है, और गैस जैसे हवा है, धूल धूल जैसे हवा। हवा ज्यादा बेस्ट है, इसमें गैसेस ऑक्सीजन, उसमें हवा में अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैसेस हैं। अब इसमें अगर हम ठोस के बारे में इसमें समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं यहाँ पे आपको इस वाले पेज पे बताती हूँ यहाँ पे। देखिए इस वाले पेज पे हम थोड़ा सा देखते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ठोस, द्रव, गैस, थोड़ा सा इसमें मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे ठोस के बारे में अगर हम देखें तो ठोस के जो कण होते हैं बच्चों, वो पास पास होते हैं। और द्रव के इन कणों की, यानी ठोस के अंदर जो कण हैं वो कैसे होते हैं, पास पास। जैसे आप चौक, डस्टर, लकड़ी, या कोई भी लकड़ी की बनी हुई वस्तु या लोहे की बनी या कोई भी आप वस्तु देखते हैं, वो उसके कण कैसे होते हैं, ठोसों के पास पास होते हैं। द्रव के जो कण होते हैं, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, इनके कण थोड़े दूर दूर होते हैं, पास पास तो नहीं होते। वो क्या होते हैं, उनमें हल्का सा गैप होता है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये गैप आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, इस तरीके से गैप होता है थोड़ा थोड़ा। तो ये थोड़े जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं, दूर दूर। और गैस के अणु बहुत दूर होते हैं। गैस के कण जो होते हैं वो बहुत दूर, ऐसे दूर दूर होते हैं। अब यहाँ पे एक मिनट, यहाँ इस तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कि कण पास पास हैं, तो इसका मतलब इनमें, इन कणों के बीच में, ये देखिए आप, इनमें, इन कणों के बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल होगा। ये जो कण हैं वो अणु हैं, क्या है, अणु। इनको अणु अभी कैसे बोला है ये मैं आपको समझा दूंगी। तो देखिए ये कण कैसे हैं, पास पास हैं। और ये सारे जो कण हैं, इनमें क्या है, बहुत प्रबल रूप का आणविक आकर्षण बल है। एक आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल का नाम क्या है, आणविक आकर्षण बल। बहुत प्रबल रूप का आणविक आकर्षण बल है। द्रव के कणों के बीच जो है वो दूर दूर होने की वजह से यहाँ तो ये प्रबल रूप का है, प्रबल रूप से आणविक आकर्षण बल है। पर यहाँ पे जो आणविक आकर्षण बल है, मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, आणविक आकर्षण बल, वो कैसा है, थोड़ा ठोस की अपेक्षा कैसा है, दुर्बल है। किस प्रकार का है, ठोस की अपेक्षा देखा जाए तो दुर्बल प्रकार का है। ठोस, ठोस में प्रबल है और इसमें दुर्बल प्रकार का है। तो दुर्बल प्रकार का क्या लगा हुआ है, आणविक आकर्षण बल। और इसमें आणविक आकर्षण बल गैस में कैसा है बच्चों, दूर दूर है। और इस वजह से कैसा है, बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य है। कैसा है, नगण्य। आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इनके कण पास पास किसकी वजह से, आणविक आकर्षण बल। और इसमें आप देखिए यहाँ पे इनके बीच कैसा है, गैप है। ये यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब इनके आकर्षण बल कैसे हैं, इनमें दुर्बल प्रकार का है। कैसे प्रकार का है, दुर्बल। अब यहाँ पे अगर हम, ये तो हमें समझ में आ गया, पहला पॉइंट आपको आ गया होगा बच्चों। सेकंड पॉइंट पे अगर हम समझें, सेकंड पॉइंट की बात करें, तो यहाँ पे आणविक आकर्षण बल के अलावा यहाँ पे एक और चीज होती है, आकार। आकार की बात कर लें, चाहे आकृति, आकार और आकृति। आकार और आकृति जो होती है वो ठोस में कैसी होती है, निश्चित होती है। यानी आप
खुद देखिए, अगर आप इसमें से आप अपना वो करना चाहते हैं तो आप खुद अपने आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जो ठोस हैं, जैसे कि चौक, डस्टर, पंखा, लकड़ी, टेबल, जो भी आपके पास रखा हो, बैग रखा हो, या इनकी इनकी आपको एक निश्चित आकृति मिल रही होगी, निश्चित। जैसे बुक्स हैं, ये बुक्स हैं तो इनकी आकृति कैसी है, निश्चित है कि ये आयताकार है या वर्गाकार है, या ये बेलनाकार है या सर्पिलाकार है, किस तरीके से है, तो इनकी आकार आकृति कैसी होती है, निश्चित होती है। पर द्रव द्रव की आकार आकृति की बात की जाए, द्रव में, तो द्रव का जो आकृति और आकार होता है वो कैसा होता है, तो वो गिलास में अगर लें, पानी पानी की बात करें, जैसे ये गिलास है और इसमें हम पानी लें, ठीक है, पानी लें और अब इसी पानी को हम किसी और बर्तन में, चौड़े बर्तन में डाल दें, या आपके पास पतीला हो उसमें डाल दें, तो ये पानी पतीले का रूप ले लेगा। अगर हम इसको जमीन में फैला दें तो ये जमीन के बिल्कुल समतल फैल जाएगा ना बच्चों। तो यानी कि इसका जो द्रव का जो आकार और जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। वो क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अनिश्चित होती है। कैसी होती है, अनिश्चित। आपको ये ध्यान रखना है कि आकार और आकृति निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित होती है। और गैस की बात करें कि गैस में आकार और आकृति कैसी होती है, तो गैस के आकार और आकृति जो है वो भी कैसे है, आप गैस के बारे में कैसे करेंगे, तो आप एक काम कर सकते हैं, एक प्रयोग कर सकते हैं कि आप जैसे आप थोड़ा सा प्रयोग तो नहीं, क्योंकि हवा को तो नहीं देख पाएंगे आप, और लेकिन आप एक चीज कर सकते हैं कि अगर आपने कहीं देखा है तो सिलेंडर में अगर गैस भरी जाती है तो सिलेंडर का रूप ले लेती है गैस। गैस अगर बोतल में भरी है तो बोतल का रूप ले लेती है। अब बोतल को कैसे पहचानेंगे कि बोतल में गैस भरी है, तो इसको आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप एक अगर बोतल लें और खाली बोतल होनी चाहिए, और उसमें ढक्कन है, ढक्कन लगा दीजिए एकदम टाइट, और आप उसको दबाने की कोशिश करें, अपने हाथ से क्या करें बच्चों, दबाने की कोशिश करें। तो आपको क्या लगेगा, अपने हाथ से ऐसे दबाने की आपने कोशिश करी तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बोतल पिचकेगी नहीं। क्यों नहीं पिचकेगी, क्योंकि बोतल ने क्या कर रखा है, बोतल ने क्या, मतलब बोतल के अंदर कुछ है, इसकी वजह से वो पिचक नहीं रही है। तो इसका मतलब बोतल के अंदर हवा है, और हवा ने क्या कर रखा है, स्थान घेर रखा है, इस वजह से। अगर आप उसके ढक्कन को खोल दें, अगर आप इस ढक्कन को क्या कर दें, खोल दें, तो आपकी बोतल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। और वो, क्योंकि उसमें से जो हवा है वो इस छिद्र के माध्यम से क्या हो गई है, निकल गई है, इसलिए बोतल क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि बोतल में जो हवा है वो स्थान घेर रही है। और साथ ही साथ में एक और चीज आपको बता दूं कि हवा जो होती है वो, उसका आकार आपको दिखाई नहीं देता, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि आपको कोई उसका रूप दिखाई नहीं दे रहा। हवा का दिखाई दे रहा है क्या, आप खुद मुझे बताइए, दिखाई दे रही है क्या हवा हमारे चारों तरफ है, नहीं दिखाई दे रही है। वो गिलास में हो तो गिलास का आकार ले लेती है, बोतल में है तो बोतल का आकार ले लेती है, सिलेंडर में है हवा तो सिलेंडर का आकार ले लेती है। तो बच्चों इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि इसका भी आकार और आकृति कैसी होती है, गैस की अनिश्चित होती है। बताइए, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। नेक्स्ट हम जो अब देखें इसमें से, ये हमें आकार आकृति निश्चित के बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक और चीज, आयतन। आयतन की बात करें, ठीक है, इसके भी आयतन की बात करें हम, यानी कि ठोस के आयतन की बात, गैस के आयतन की बात, ठीक है, यहाँ पे, तो ये जो आयतन होता है, इसका आयतन की बात, इसके आयतन की बात, तो ये जो आयतन है
वो कैसा होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है और हम इसमें कंफ्यूजन कर लेते हैं। आकार आकृति के लिए तो मैंने आपको उदाहरण बता दिया, इसको भी आयतन को भी पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। अगर ठोस की बात की जाए कि आयतन कैसा होगा, तो देखिए मैं आपको एक प्रयोग बताती हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे, जैसे आपने कोई दो पेंसिल ली या दो चौक ली, मैं आपको यहाँ पे दो चौक से बताती हूँ। ये चौक ली मैंने गिलास में रखी है, दो चौक, जैसे मैंने ये गिलास लिया और इसमें ये गिलास को मैं यहाँ पे ब्लैक से बना देती हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्या होगा, समझ में आएगा। ये गिलास लिया और इन चौक को मैंने यहाँ रख दिया। अब मैं यहाँ पे एक बड़ा बर्तन भी लूं, मैंने यहाँ पे भी चौक को रख दिया। आप खुद मुझे एक बात बताइए, एक मिनट, क्या ये चौक कम हो गई हैं? आप बताइए मुझे, क्या ये चौक कम हो गई हैं? आप खुद देख रहे होंगे कि दो चौक, एक मिनट एक मिनट, जो दो चौक हैं वो कैसी हैं, दो ही चौक हैं। यहाँ पे इसको भी बना देते हैं हम। यानी आप इस प्रयोग को आप घर पे भी करके देख सकते हैं कि दो दो पेंसिल लीजिए या चौक लीजिए, आपने इसको गिलास में रखा तो वो दो ही हैं, आपने बर्तन में रखा किसी चौड़े बर्तन में तो भी वो आपको दो ही मिलेंगे। यानी कि उसका जो आयतन है वो घटा नहीं है। आपने 2 किलो अगर मान लीजिए चीनी ली है, तो वो 2 किलो चीनी आप किसी भी बर्तन में रख दीजिए, वो 2 किलो चीनी 2 किलो ही रहेगी। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, 2 किलो चीनी 2 किलो ही रहेगी। वो किसी भी बर्तन में आप रख दीजिए, वो क्या नहीं होगी, कम नहीं होगी। तो इसका मतलब जो आयतन है ठोस का वो भी कैसा होता है, निश्चित। आपको इस उदाहरण से समझ में आ जाए। अब अगर हम द्रव की बात करें, स्टार लगा रही हूं, इसी का ज्यादातर पूछा जाता है, हम इसी में नहीं समझ पाते। जैसे पानी है, आप जानते हैं कि पानी और तेल को हम जो मापते हैं बच्चों, वो लीटर में मापते हैं। तो जो दूध या पानी, दूध की बात करें चाहे हम पानी की बात करें, तो हमने मान लीजिए हमने 2 लीटर दूध लिया और इस बड़े पात्र में हमने 2 लीटर दूध को डाला। तो अगर इस बड़े पात्र में डाला है, अगर मैं इसको किसी बरनी में डालूं, जैसे इस तरीके का पात्र का बर्तन है कुछ इस आकार का, तो मैं इसमें डालूं तो इसमें भी 2 लीटर का ही रहेगा, रहेगा कि नहीं, 2 लीटर, 2 लीटर है तो 2 लीटर ही रहेगा। ये 2 लीटर का है तो यहाँ पे भी 2 लीटर। आप ये प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप पानी, एक गिलास पानी ले रहे हैं, उस एक गिलास पानी को अगर हम किसी बर्तन में डालें गिलास का, तो वो गिलास बराबर ही पानी रहेगा। किसी चौड़े बर्तन में डालेंगे तो एक गिलास बराबर ही पानी रहेगा। अगर हम किसी और बर्तन में डाल दें, आपके घर में और बर्तन हो तो आप उसमें डाल दें तो उतना ही रहेगा, वो एक गिलास बराबर ही पानी रहेगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा। तो यानी इसका मतलब है उसका जो वॉल्यूम है, आयतन जो है, वो कैसा है, कैसा है बच्चों, निश्चित है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और अगर मैं गैस की बात करूं तो थोड़ा गैस को समझना। जैसे आप सीएनजी का सिलेंडर भरवाते हैं, एलपीजी का सिलेंडर भरवाते हैं, यानी आपके घरों में खाना बनाने का जो सिलेंडर आता है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा सीएनजी और एलपीजी लिखा है, मैं आपको बता देती हूँ इसकी फुल फॉर्म जो है, वो यहाँ पे कंप्रेस्ड, सी मीन्स कंप्रेस्ड, एन मीन्स नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और एलपीजी की बात करें तो एलपीजी की जो फुल फॉर्म है वो है लिक्वियोफाइड, यानी कि द्रवित, लिक्वियोफाइड, द्रवित पेट्रोलियम, पी माने पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस।
ठीक है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये हो जाता है बच्चों से कि ऑप्शन में जो है वो बच्चों वो लिक्विड लिक्विड पेट्रोल गैस है ना, पेट्रोलियम गैस ऐसे दे दिया जाए ऑप्शन में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस इंग्लिश में, इंग्लिश को हिंदी में दे दिया जाता है लिक्विड करके, ऐसे लिक्विड पेट्रोलियम गैस करके। तो क्या होता है बच्चा वही कंफ्यूजन कर जाता है और वही गलत कर देता है, दूसरे ऑप्शन तक वो जाता ही नहीं है कि लिक्विफाइड भी दे रखा है। आपको वो लिक्विफाइड भी देखना है कि वहां पे द्रवित का जो दे रखा है वो लिक्विफाइड, यानी पूरा इस तरीके से आपको पूरा लिक्विड का लिक्विफाइड का देखना है, पूरे ऑप्शन को ही देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझा रही थी वो हमारी गैस के बारे में, जैसे ये सीएनजी। तो देखिए ये सीएनजी जो है सिलेंडरों में जो भरी जाती है, हम क्या करते हैं जो मतलब सॉरी जो गोदाम होते हैं जहाँ पे ये गैसेस भरी जाती हैं, या सीएनजी आपके कार वार में अगर आपने देखा होगा, तो जब भरते हैं उसको सिलेंडर में, तो जब तो गैस क्या होती है हमें दिखती है, पर वो थोड़ी सी क्या होती है तली में बैठ जाती है। मैं इसको सिलेंडर में आपको बताऊं तो जो गैस होती है वो भरी जाती है जिस अनुपात में, जिस उससे आयतन से वो भरी जाती है, फुल भरी गई। पहले हमें लगा कि गैस क्या हो गई, फुल हो गई, वो उसके अणु कैसे हैं, दूर दूर हैं, तो दूर दूर होने की वजह से वो चारों तरफ है, पूरे उसमें पात्र में क्या है चारों तरफ है। पर कुछ देर बाद क्या होती है, वो जो गैस होती है वो बैठ जाती है, वो तली में क्या होती है बैठ जाती है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी वो तली में यहाँ बैठ जाएगी, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से बैठने के बाद जगह खाली हो जाएगी, यानी जितने आयतन से आपने उसको भरवाया है गैस को, वो उतने आयतन से आपको प्राप्त नहीं होती है, उसका आयतन कहीं ना कहीं कैसा हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो आप ये इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, गैस का गैस का कैसा होता है, अनिश्चित, कैसा होता है अनिश्चित। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आयतन गैस का अनिश्चित होता है। बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और मैंने यहाँ पे ठोस द्रव गैस के बारे में आपको बताया, छोटी सी क्लास ली है। अगर आपको कैसी लगी है आप जरूर मुझे बताइए। आज की जो क्लासेस मैं बता रही हूँ उसके आगे भी आपको छोटी छोटी क्लासेस करके डालती रहूंगी। अभी हमारा स्टार्टिंग हुआ है परमाणु का, पदार्थ समझाया है कि पदार्थ स्थान घेरता है, उसमें भार होता है, पदार्थ तीन अवस्था में मिलता है, जैसे मैंने इसमें चौथी अवस्था बताई थी उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी। तो देखिए चौथी जो अवस्था है वो आपके उसमें है नहीं, पर लेकिन मैं आपको इसमें बता देती हूँ, ये बार बार मेरे से गलत दब जाता है। चलिए नेक्स्ट इसमें बताती हूँ, देखो कोलाइडी विलियन, या मैं यहाँ पे बात करूं कोलाइडी की बात छोड़ दीजिए, अभी हम बात करेंगे विलियन सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पे हमने ठोस द्रव, बच्चों ठोस द्रव गैस, मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया था कि ठोस को एस से दर्शा सकते हैं, स्मॉल एस, ठीक है स्मॉल एस है, ये देखो मैं ऐसे भी बना दूं इससे आपको समझ में आए, स्मॉल एल से दर्शा दें। और गैस को इस तरीके से, जब हम अभिक्रिया समझेंगे मैं यहाँ पे आपको रासायनिक अभिक्रिया बताऊंगी कितने पार्ट्स में, और ये क्योंकि हम उस टॉपिक पे आएंगे, पर अभी हम फिलहाल के लिए परमाणु को पढ़ रहे हैं, और मैंने कहा ना मैं आपको पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगी, तो उसको भी हम समझेंगे पूरा 10th लेवल का जो फर्स्ट 10th की बुक एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको भी हम इसमें कंप्लीट करेंगे पूरा। तो देखिए यहाँ पे ठोस द्रव जो गैस है वो मैंने एस और एल और गैस से दर्शाया। हम जब रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे इस तरीके से, तो जो विलयन अवस्था में भी मिलते हैं, हमें जो पदार्थ होते हैं वो हमें विलयन अवस्था में मिलते हैं, जैसे कि पानी में चीनी घुल रही है, पानी में क्या घुल रही है चीनी घुल रही है, तो या नमक घुल रहा है तो वो क्या हो गया विलयन हो गया, एक प्रकार का क्या हो गया विलयन। तो ये जो कई सारे विलयन होते हैं, कभी ठोस में
ठोस में कुछ नहीं है। ये विलयन जो कोलाइडी जो विलयंस होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे ठोस में द्रव मिला हुआ है, ठीक है, ठोस में द्रव मिला हुआ है, या फिर द्रव की मात्रा ज्यादा है, द्रव की मात्रा ज्यादा है, ठोस की मात्रा कम है, और या फिर इनमें द्रव में गैस मिली है, या फिर ठोस में इस तरीके से गैस में ठोस मिले हैं, जैसे धूल आप देखते होंगे। धूल के क्या होता है, धूल में हवा में जो यानी गैस जो है उसमें धूल के कण होते हैं, और धूल के कण मिले होते हैं, इसलिए जब वो धूल चलती है हवा के साथ, जो धूल चल रही है उड़ के आ रही है, तो कंकड़ और आपको थोड़ा मिट्टी मिट्टी चलती है ना उसके साथ, तो आपको फील होता है। तो उसमें क्या है, गैस की मात्रा ज्यादा है, उसमें ठोस के कण मिल गए हैं, यानी धूल के ठोस के कण मिल गए। तो ये चीज जो है उसी का है। अभी मैं यहाँ पे आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि ये विलयन क्या है। देखिए, जो विलयन है वो बच्चों, जैसे मैंने उसमें उदाहरण अभी आपको दिया कि विलयन पानी, जैसे चीनी, या हम नमक भी बोल सकते हैं। तो एक की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और एक की मात्रा क्या है, कम। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो सॉल्यूशन जो बनता है वो बनता है विलायक प्लस विलय, इनसे मिलकर विलायक प्लस विलय। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये भी आपसे पूछा जाएगा, कभी एक क्वेश्चन आ गया तो आप इसका भी जवाब दे सकें। विलायक जो होता है वो आपका क्या हो रहा है, घोल रहा है, ठीक है, वो घोलने का कार्य करता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे देती हूँ आपको, उससे अच्छे से समझ में आएगा। जल, जल सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा विलायक होता है। तो जल जो है वो अपने में सभी पदार्थ को घोलता है। जैसे चीनी की अगर बात करें तो चीनी को घोलता है, नमक को घोलता है, अगर हम कोई और भी चीज बोले तो उसको भी घोलेगा, वो अपने में क्या करेगा, घोलेगा। तो अगर घुलनशील वस्तु है तो वो घुल जाएगी, जल में क्या करेगी, घुल जाएगी। घुलनशील वस्तु वो होती हैं जो पानी में घुलती हैं, और जो नहीं घुलती हैं उन्हें अघुलनशील वस्तु कहते हैं। ये भी हम थोड़ा समझ लेंगे, पर उससे पहले मैं यहाँ पे विलायक विलय आपको बता देती हूँ। तो जैसे पानी है, पानी वो क्या करता है, विलय को घोलता है। तो विलायक कौन हुआ, पानी। तो विलायक क्या होता है, जो अपने में चीजों को घोलता है। यानी कि मैं यहाँ पे छोटी सी बात बता दूं आपको, ये अपने में स्वयं में क्या कर रहा है, घोलता है। मैं यहाँ पे, ये स्वयं में घोलता है, ये घोलने का कार्य करता है, तो ये स्वयं में क्या करता है, घोलता है। मैंने ये शॉर्ट में आपको बता दिया कि ये घोलता है। और विलय जो होता है इसकी मात्रा कम ली जाती है, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है, ज्यादा, और इसकी विलय की मात्रा क्या है, कम में ली जाती है, कम मात्रा में लिया जाता है विलय। और ये घुलता है, ये स्वयं घुलता है, ये घुलता है, ये घोलता है। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि जल में हम घोलते हैं विलय को, और ये जो विलय होते हैं वो विलय हो जाते हैं विलायक में। जैसे चीनी हो गया उसका उदाहरण, नमक हो गया, ये क्या है, घुलते हैं पानी में। अब यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी है कि इसी के आधार पे जो हमने ये दिया है, इसी के आधार पे हम संतृप्त, विलयन, असंतृप्त, ठीक है, विलयन, और अति और अल्प, अति भी और अल्प, अति संतृप्त और अल्प संतृप्त विलयन पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको टॉपिक जो है मैं इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ताकि आपको ये क्लास कैसी लगी बच्चों, ये जरूर आप मुझे बताएं। और क्लास के बारे में जरूर मुझे बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी, कैसी नहीं लगी।